हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 4 पार्ट अब तक देख लिया है। तो उन चारों पार्ट्स के अंदर काफी कुछ पढ़ा हमने। अब हम लोग जो 5th पार्ट देख रहे हैं वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बाद पार्ट 6 के अंदर हम देखेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, उनकी कैसे कैलकुलेशन की जाती है, वो सारी चीजें। वो छोटी सी वीडियो होगी। देन बाकी के पार्ट्स में, बाकी के 2 से 3 पार्ट के अंदर हम फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे, पूरे क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का बोर्ड के एग्जामिनेशन में आता है। ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है और 10 मार्क्स का चैप्टर है, तो आप लोग डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्टिंग से। अगर आपने इसकी पार्ट 4, 3, 2, 1 नहीं देखी तो 1 से देखो, आप 1 से शुरू से देखोगे तो समझ आ जाएगा। 10 नंबर का पेपर में ये हर साल आता ही आता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना। आपने क्लास 11th के अंदर, हम लोग फॉर्मेट सीखेंगे, सवाल बनाएंगे अभी। तो क्लास 11th के अंदर आपने जरूर पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता होगा कि डेबिट साइड हम एक्सपेंस को दिखाते हैं, क्रेडिट साइड हम इनकम्स को दिखाते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, सेम टू सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। जो आपने पहले P&L अकाउंट पढ़ा था, ये सेम टू सेम उसी तरीके से ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो होता था क्लास प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जबकि ये जो होता है ये होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी कि जितने भी एनपीओज हैं उनका सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए वो कौन सा अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहले पूरा फॉर्मेट हम समझते हैं। सारे खर्चे, जो भी खर्चे होंगे वो सब डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो डेबिट साइड खर्चे कौन कौन से हैं, मैं सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। चाहे वो कोई भी खर्चा हो, आप सबको सब्सक्रिप्शन पढ़ा दिया मैंने, आप सबको मटेरियल कंज्यूम पढ़ा दिया मैंने, उन सब में पूरे फॉर्मेट में एक भी मैंने चेंज नहीं किया है। सब में मैंने आउटस्टैंडिंग एंड को प्लस किया है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को माइनस किया है, एडवांस बिगिनिंग को प्लस किया है, एडवांस एंड को माइनस किया। मतलब मेरा फॉर्मेट कहीं से भी आपको चेंज नहीं मिलेगा। चाहे वो कोई भी एक्सपेंस हो, वेदर इट इज अ सैलरी, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी एक्सपेंस अगर आपको मिलता है और आपको उसमें क्या चीज, 2 चीज प्लस करनी होती है, 2 चीजें माइनस करनी है। प्लस ये करना है आउटस्टैंडिंग एंड और एडवांस बिगिनिंग, और माइनस ये करना है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और एडवांस एंड। ये आपने ध्यान रखना है। चाहे कोई भी एक्सपेंस हो, मैंने तो सैलरी के नीचे लिखा हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो हम रेंट देते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, सैलरी है, इंटरेस्ट पे किया, ऑडिट, जो एनपीओ का ऑडिट होता है कि सब स्टेटमेंट सही से बना है या नहीं बना, सीए करता है ऑडिट उसका, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, रिपेयर का, ये सिखाया था मैंने मटेरियल कंज्यूम का। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं मटेरियल कंज्यूम का। शुरू में मेरे पास 40,000 की मेडिसिन थी और 10,000 की मेडिसिन मैंने और खरीद ली साल के बीच में। तो मेरे पास कितने की मेडिसिन हो गई, मेडिसिन हो गई मेरे पास 50,000 की, और साल के एंड में अभी भी मेरे पास 30,000 की मेडिसिन है। मतलब मैंने कंज्यूम कितना किया, 20,000। या सिंपल एग्जाम्पल दूं, शुरू में 40,000 का था, एंड में 20,000 का बचा है। अगर शुरू में 40 का था, एंड में 20 का बचा है, तो कंज्यूम कितना किया होगा, 20,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक सिखाया था ना आपको। ये वही मटेरियल कंज्यूम जो पार्ट 4 के अंदर बता रखा मैंने। बाकी डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स असेट पे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सब के ऊपर। ऐसे लैंड पे नहीं लगता, बाकी बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, उन सब पे लगता है। अगर आपने कोई असेट को सेल किया है, सेल वैल्यू नहीं आएगा, ध्यान रखना। असेट को सेल किया, असेट को परचेज किया, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है, क्योंकि वो बैलेंस शीट में जाएगा डायरेक्ट। हम बैलेंस शीट भी सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस के अंदर, तो उसमें बताऊंगा आपको। ऑनरेरियम, मान सम्मान खर्चा, किसी के मान सम्मान में खर्चा हुआ, कोई आपके यहाँ मेहमान आया, मेहमान नवाजी में। टेलीफोन का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का, एंटरटेनमेंट का, न्यूज़पेपर खरीदा आपने, उसका सब्सक्रिप्शन लिया हर महीने का, जैसे आपको पता ना 300-400 रुपए देते हैं, तो महीने में हर महीने मतलब हर दिन घर आके आपको पेपर देता है, उसी तरीके से ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर हैं। जरूरी नहीं है कि एक्सपेंस इतने ही होंगे, जरूरी नहीं है एक्सपेंस इतने ही होंगे। आप इस पूरे फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको पता ही है कि सारा का सारा नोट हमारा पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग अवेल करा देते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप सुनील पांडा 12th कॉमर्स पे जाके आप जुड़ सकते हो। अकाउंट इको पीएसटी सारा कोर्स आपका पूरा, इस सेशन का आपका पूरा कोर्स वहां पे वीडियो में आपको मिल जाएगा, प्लस उसके सारे के सारे पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। ओके, चलो ये सारे खर्चे हो गए। अब इधर साइड हम लिखेंगे क्लास सारी की सारी कमाई। जैसे सबसे पहली कमाई क्या है, सब्सक्रिप्शन। आप सबको पता है जो मेन इनकम आती है एनपीओ के अंदर, जो प्राइमरी इनकम आती है वो डोनेशन से और सब्सक्रिप्शन से आती है। तो सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट भी आपको बता रखा है मैंने, वही वो इसीलिए सिखाया था वहां पे, ताकि यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके लिख सको। आउटस्टैंडिंग एट द एंड और एडवांस बिगिनिंग दोनों प्लस होगा, और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, एडवांस एंड माइनस होगा। ये किसी भी इनकम के साथ हो सकता है, किसी भी इनकम के साथ हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये सब्सक्रिप्शन के लिए है। एंट्रेंस फी आपको मिलता है, क्योंकि एंट्रेंस फी जो है वो रेवेन्यू नेचर का है। अगर
अगर क्वेश्चन कहता है कि एंट्रेंस फी कैपिटल नेचर का है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी में। अदरवाइज वो क्या मानेंगे हम लोग, रेवेन्यू मानेंगे। किसी ने जनरल डोनेशन दिया, क्योंकि स्पेसिफिक डोनेशन यहाँ पे नहीं आता है। गवर्नमेंट, देखो जब तक आप फॉर्मेट को डीपली समझोगे नहीं आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो उसको डीपली समझना, जो भी दिक्कत परेशानी हो वो क्लास मुझसे पूछ लेना। गवर्नमेंट ग्रांट हो गया या जनरल एक्सपेंस हो गया, सॉरी गवर्नमेंट ग्रांट जनरल, यानी सरकार ने आपको ग्रांट तो दिया है, सरकार ने डोनेशन जो दिया है लेकिन किसी खास काम के लिए नहीं दिया, वो जनरल है। इसके अलावा क्लास लेगेसी, अगर किसी इंसान मान लो कोई विरासत में कोई चीज छोड़ के चले जाता है, अगर वो जनरल है तो अगर वो कहता है नहीं इस काम के लिए मेरा पैसा यूज होगा मरने से पहले, या बोलता है यानी इस काम के लिए यूज हो रहा है, तो फिर वो कैपिटल है, फिर वो बैलेंस शीट में जाएगा। अगर नॉर्मल है, रेवेन्यू है, तो यहाँ पे आएगा। रेंट मिला, हॉल रेंट मिला, लॉकर रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला। अब इंटरेस्ट में भी कोई भी इनकम हो, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होता है, एडवांस बिगिनिंग प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस, एडवांस एंड माइनस। इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, को एंटरटेनमेंट शो कराया, चैरिटी शो कराया, उससे आपको चैरिटी मिला, इनकम मिला। या फिर क्लास किसी एसेट को बेचने से फायदा हुआ, न्यूज़पेपर को बेच दिया, पुराने स्पोर्ट मटेरियल को बेच दिया। और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो आपका जो बैलेंस इधर आएगा सरप्लस के नाम से, जो कि बनेगा सरप्लस, यानी कि इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। और सरप्लस कहां जाता है पता है ना आपको, बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल फंड में। कुछ इसी तरीके से ही जैसे आपने 11 में पढ़ा था कि नेट प्रॉफिट आता था तो आप बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते, सेम वैसा ही है। और अगर ये वाला बैलेंस ज्यादा है तो इसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट, यानी कि इनकम जो है वो कम है, एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है। तो ये पूरा फॉर्मेट तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है। सिंपल सी बात देखो, दो बातें हैं। पहली बात, सारे खर्चे डेबिट, सारी कमाई क्रेडिट। पहली बात, सारे खर्चे डेबिट, सारी कमाई क्रेडिट। दूसरी बात, सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीजें आएंगी इसके अंदर, रेवेन्यू नेचर की चीजें, कैपिटल नेचर की चीजें नहीं आएंगी। जैसे मैं न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन लेता हूं वो तो आएगा, लेकिन मशीन खरीदता हूं, बिल्डिंग खरीदता हूं, फर्नीचर खरीदता हूं, वो सब नहीं आएगा। ध्यान रखना, फिक्स असेट परचेज किया, इन्वेस्टमेंट परचेज किया, या फिक्स असेट को सेल किया, इन्वेस्टमेंट को सेल किया, ये कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, ये यहां पर नहीं आएगा, सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन होगा। और तीसरी बात, अक्रूवल बेसिस पे बनेगा, पैसा चाहे आपकी जेब से गया हो चाहे ना गया हो, अगर खर्चा है तो आएगा। जैसे अगर सैलरी 40,000 की है और मैंने पे कितना किया एम्प्लॉय को, सिर्फ 30,000 पे किया है, तो 30,000 नहीं लिखेंगे, 10,000 उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड करके पूरा का पूरा क्या लिखेंगे, 40,000। ऐसा आपने क्लास 11th में भी किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते वक्त। अब किन किन बातों का ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से 10 में से 9 बार समझ लो पूछा गया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे बनता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है एक्रूवल बेसिस पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या है, पैसा चाहे आपके पास आया हो चाहे ना आया हो, अगर आपने कमा लिया तो आपकी इनकम है। एग्जांपल, अगर मेरे पास 200 मेंबर है, सब 100 रुपए देंगे तो मेरे पास आना चाहिए 20,000, लेकिन पैसा कितने लोगों ने दिया है, सिर्फ 90 लोगों ने, तो मेरे पास पैसा 18,000 आया है। लेकिन फिर भी मैं मानूंगा कि मेरा अक्रूड इनकम जो है वो 2,000 का है, और टोटल इनकम अपनी जो बुक करूंगा वो 20,000 की ही दिखाऊंगा। यानी कि इनकम मुझे और एक्सपेंस मुझे पूरा का पूरा दिखाना है, भले ही उसके लिए पैसा आया हो, चाहे क्लास पेमेंट हुई हो चाहे ना हुई हो, वो कैश बेसिस पे नहीं बनता, ये पूरा अक्रूवल बेसिस बनता है। दूसरी बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो अकाउंट है वो नॉमिनल नेचर का होता है, यानी कि यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वैसे सारे रेवेन्यू एक्सपेंस यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, और सारे के सारे रेवेन्यू इनकम भी यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। रेवेन्यू नेचर की सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं। कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शंस को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जैसे बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना, बिल्डिंग बेचना, फर्नीचर बेचना, कंप्यूटर बेचना, असेट खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सब चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। हाँ, हालांकि असेट का डेप्रिसिएशन जरूर आएगा, और असेट पे कोई इनकम आई है तो वो जरूर रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। सेल किया, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट कमाई है, लॉस खर्चा है। डोनेशन अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज से मिला है, डोनेशन फॉर मैच फंड और डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर एनीथिंग, किसी स्पेसिफिक पर्पज से, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो बैलेंस शीट में चला जाता है। लाइफ मेंबरशिप फी, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए होता है, वन टाइम, लाइफ भर के लिए मेंबर बन जाते हो आप, मेंबरशिप फी जो होती है, तो वो सारा का सारा जो है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं होगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और लास्ट में इनकम्स को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये बस आपको ये रूल जो है, बेसिक रूल ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो आपको आना चाहिए। क्लियर है क्या क्लास यहां तक? तो अब हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। देखो ये अकाउंट्स है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जब तक हम ज्यादा से ज्यादा सवाल नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये चीजें पकड़ में नहीं आएंगी। और कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर का यूज, मोबाइल फोन का यूज बिल्कुल ना करें, आप अपने आप से कैलकुलेट करें, थोड़ा लेट होगा लेकिन आपका आंसर जो है वो सही आ जाएगा, और आपकी प्रैक्टिस भी कैलकुलेशन की अच्छी हो जाएगी। तो आपके बुक का ही क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन टी एस गिरवाल साहब की बुक से उठाया, क्वेश्चन नंबर 40, लेकिन आप डी के गोयल की किताब से या और कोई अदर फेमस राइटर है उनकी किताब से, ऑथर की किताब से आराम से सवाल बना सकते हो, कोई भी सवाल बन जाएगा। क्लियर है? चलो, ये क्वेश्चन नंबर 40 है,
प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी बनता है वो किसी ना किसी डेट को बनता है 31 मार्च 2020 को। ठीक है, तो यहाँ को हम लोगों ने फॉर्मेट बना लिया है। तो यहाँ पे रिसीट है, ये एक्सपेंस है। देखो ये जो रिसीट और पेमेंट अकाउंट होता है ये कैश बेसिस पे बनता है। यहाँ हम लोग सारी कमाई और सारे खर्चों को दिखा देते हैं, लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो ईयर एंडेड के लिए बनता है। तो इसी साल जो कमाई हुई है हमारी, भले हमारे पास पैसा आ गया हो, पर हम दिखाएंगे उतना ही जितना हमारी इनकम है। क्लियर है? और खर्चे भी हम उतने ही दिखाएंगे जितना हमारा खर्चा है। तो चलो शुरू करते हैं। कभी भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो इसके अंदर ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये असेट है, तो ये बैलेंस शीट में चला जाता है। किस साइड? असेट साइड। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस है। पहली बात कि जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो उसमें कभी भी आप ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस को रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, फिर ये सारा का सारा रिसीट है। रिसीट का मतलब क्या है? इनकम। ये सारे खर्चे हैं और यहाँ पे आप दिखा दोगे एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है, इधर का सारा चीज जो है रिसीट का वो इनकम में उतार देना, और इनकम की सारी चीज जो है वो और जो पेमेंट की सारी चीज है वो एक्सपेंडिचर में उतार देना। बस इतनी सी बात है। पहली बात क्या है बोलो? ओपनिंग बैलेंस का कैश और क्लोजिंग बैलेंस का कैश नहीं लेना है। और दूसरी बात क्या है? सारा रिसीट को, जितनी भी रिसीट है वो इनकम में, जितनी पेमेंट है वो एक्सपेंस में। सिंपल। लेकिन सारी रिसीट नहीं, सारी पेमेंट नहीं, जो रेवेन्यू नेचर का है, जो रेवेन्यू नेचर का है। अब सर रेवेन्यू नेचर क्या है? जो हर साल होता है। कैपिटल नेचर क्या है? जो कभी कभी होता है, जिसका बिग अमाउंट होता है, जैसे असेट इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि असेट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी। सुनना, असेट नहीं लेना है इसमें, इन्वेस्टमेंट नहीं लेना, लायबिलिटी नहीं लेना, बाकी सारी चीज को क्रॉस ट्रांसफर कर देना। कैसे? देखते जाओ, समझते जाओ, आपको आगे से समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही कई क्वेश्चन बनाओगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, चलो। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आएगा, बाय सब्सक्रिप्शन लिख दो, बाय सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन से इनकम आ गई, कितनी आ गई बताओ जरा? यहाँ पे आ गई 9 लाख। ठीक है। दूसरा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नहीं आएगा बिकॉज असेट है। मैंने क्या कहा था? असेट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी नहीं आएगा, असेट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी नहीं आएगा। तो सब्सक्रिप्शन यहां पे आ गया 9 लाख का। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। हाँ, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट मिलता, उस इन्वेस्टमेंट को सेल करते कोई प्रॉफिट होता, कोई लॉस होता, वो यहाँ पे जरूर हम रिकॉर्ड करते। ठीक है। फर्नीचर 40,000 का है, बेचा कितने का? 30,000 का। फर्नीचर की सेल तो नहीं आएगी, लेकिन 40,000 की 30,000 में बेच दोगे चीज तो क्या हो जाएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, वो जरूर आएगा। कितने का लॉस हो गया बताओ जरा? 10,000 का। डोनेशन, ऐसा कहीं लिखा है क्या डोनेशन के आगे कि ये किस काम के लिए है? नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो ये डोनेशन को हमने क्या मान लिया? जनरल। और जनरल डोनेशन यहाँ पे आ जाए, कितना अमाउंट आएगा? 10,000। ओके, चलो। अब ये आगे सारा तो आपको समझ में आ गया ना कि रिसीट साइड किस चीज को नहीं लेना होता है? जो कैपिटल नेचर का है उसको नहीं लेना, जो रेवेन्यू नेचर का है, रोजमर्रा की जिंदगी में आमतौर अक्सर होता रहता है, वो लेना हमें। तो पेमेंट में हम लिखते हैं 2 सैलरीज। तो सैलरी तो रेवेन्यू नेचर का है, हर टाइम टू टाइम जाता रहता है। सैलरी कितनी है? 4,80,000 की सैलरी है। फिर क्या यहाँ पे रेंट है, वो भी हम लेंगे। यहाँ पे रेंट भी हम लोग पे करते ही रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। तो रेंट कितना है? 50,000। तो रेंट हमने ले लिया 50,000। रेंट के बाद अगला क्या है? रेंट के बाद यहाँ पे था स्टेशनरी, बिल्कुल लेंगे। स्टेशनरी का खर्चा कैपिटल नहीं है, असेट थोड़ी है स्टेशनरी, ये तो होता रहता है खर्चा हमारा स्टेशनरी का। अब अमाउंट में मत चले जाना कि अमाउंट छोटा बड़ा है, उस पे नहीं। डिफेंस बॉन्ड, डिफेंस बॉन्ड क्या होता है? आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने डिफेंस सेक्टर के बॉन्ड खरीदे, इन्वेस्टमेंट है, ये नहीं लेना आपने, क्योंकि असेट में जाएगा। फर्नीचर भी असेट में जाएगा, बाईसाइकिल भी असेट है, तो ये सारी चीजें नहीं आएंगी। तो बस इतना आएगा। तो आप जोड़ लोगे तो मुझे क्रेडिट साइड तो ज्यादा बड़ी दिख रही है, 9,10,000। 9,10,000 अगर हम माइनस कर दें 9,10,000 में से, यानी कि 9,10,000 में से सब कुछ माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पर माइनस करके देख लेते हैं। आंसर आ गया 350। तो ये आ गया आपका 2 सरप्लस। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे सरप्लस आ गया, बैलेंसिंग फिगर 3,50,000। ओके, तो उम्मीद आपको समझ आया होगा। वीडियो लाइक जरूर कर देना क्लास अगर आपको समझ आया है। अब हम इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, जो क्लास थोड़ा सा टफ है और ज्यादा चीजें कवर है उसके अंदर। तो बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट यही है। और मैं सारे बच्चों को बता दूं, जो कमजोर बच्चे हैं
उनसे मेरा खास लगाव है। तो आप लोग स्टूडेंट्स क्या करना है, थोड़ी मेहनत करनी है। पॉइंट टू पॉइंट मार्क मिलते हैं, जितने पॉइंट आपके सही होंगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। बाई चांस आपने ये गलत किया तो सिर्फ इसका ही कटेगा, बाकी सबका मिलेगा आपको। बोर्ड का पैटर्न बता रहा हूँ, बोर्ड के सीबीएसई के जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेप वाइज मार्किंग होती है। मैं आपको लास्ट में एक बार आंसर शीट दिखाऊंगा जो सीबीएसई अपने टीचर्स को देता है चेक करने के लिए कॉपी, तो उसमें देखना इसका आधा, इसका आधा, इसका 0.25, इसका 0.25, इस तरीके से मार्क्स होता है। हर पॉइंट का नंबर है, जहां जो पॉइंट कटेगा सिर्फ उसके नंबर कटेंगे, सारे नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। चलो, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया है जिसके अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट भी है। सीबीएसई का ये सैंपल पेपर 2018 का क्वेश्चन है। सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर आता है हर साल, जैसे 2020 में भी आया था, तो हर साल का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इफेक्टिव क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। क्वेश्चन जब तक आप अच्छे से मन से नहीं पढ़ोगे समझ में तब तक नहीं आएगा। ओके, चलो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है किसका, यूथ क्लब का। कोई यूथ क्लब है उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ईयर एंड 31 मार्च 18, यानी कि इस बार जो आपका ईयर लिया गया है वो 31 मार्च 18 है। यानी कि अगर मैं यहां देखूं तो ये वाला आपका करंट ईयर है, ये वाला आपका प्रीवियस ईयर है, ये वाला आपका नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। तो 17-18 जो है आपका करंट ईयर है। हालांकि अभी जो ईयर चल रहा है वो 31 मार्च 20 का होना चाहिए, लेकिन बुक में पुराना है तो डेट कोई बात, डेट कुछ भी हो सकता है, हम उस ईयर के अकॉर्डिंग काम कर लेंगे, ठीक है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। तो मैंने रूल क्या बताया था, बोलो। रूल बताया था ओपनिंग कैश को, क्लोजिंग कैश को काट देना। देखो मेरे रूल्स कभी चेंज नहीं होंगे पूरे सिलेबस के अंदर। जो एक बार रूल बना दिया हर बार रूल वही रहेगा। सुनो, पहला रूल क्या बताया था मैंने आपको कि ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस को कट कर देना, फिर सारे के सारे इनकम इधर, सारे एक्सपेंस इधर, बस सिंपल। लेकिन फिर मैंने बाद में क्या बोला, सारे नहीं, सिर्फ रेवेन्यू नेचर के। क्लियर है, ये मैंने बता दिया आपको। ओके, अब मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं। कभी भी अगर आपको एडिशनल पॉइंट दिया हो, पूरे अकाउंट्स के सिलेबस में पॉइंट सेम रहेगा मेरा, कभी भी आपको एडिशनल पॉइंट दिया हो तो आपने सबसे पहले काम क्या करना होता है, एडिशनल पॉइंट का ट्रीटमेंट। सबसे पहले करना है एडिशनल पॉइंट का ट्रीटमेंट, फिर क्या करना है, इधर का इधर, इधर का इधर, बस खत्म हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। बच्चे का जो क्वेश्चन क्लास आप करोगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। अच्छा क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे इसके अंदर। सुनना, सबसे पहले यहाँ पे आप एडिशनल पॉइंट देखो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट। अब आप लोग मेरी सब्सक्रिप्शन की अगर वीडियो देखोगे तो मैंने सब्सक्रिप्शन की जो वीडियो है, वीडियो नंबर 3, उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है डिटेल में कि सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो वो वीडियो इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर मैंने बेसिकली सिखाया कि किस तरीके से सब्सक्रिप्शन निकालते हैं, और पता पेपर में आता, देखो क्वेश्चनों के अंदर भी आ गया, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आ गया, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो आउटस्टैंडिंग है कितना, एंड का 16,200, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन। सुनना अच्छे से, बाय सब्सक्रिप्शन। तो जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है वो ऊपर आपको दिया हुआ 63,300। कुछ टीचर सिर्फ इस बैलेंस को लेके भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो सही भी है, गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी जो पर्सनल राय समझता हूं कि हम लोग हमेशा इसको लेंगे और इससे कैलकुलेट करेंगे। आंसर दोनों का ठीक आएगा, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है। मेरा ये तरीका 63,300 मैंने ले लिया कि जी इतना पैसा हमको मिला है। फिर हम सबको पता है कि दो चीजें प्लस करनी होती हैं, दो चीजें माइनस करनी होती है, हम सबको फौरन पता है। प्लस क्या करना है बताओ जरा, आउटस्टैंडिंग एंड। माइनस क्या करना है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। प्लस क्या करना होता है, एडवांस बिगनिंग, और माइनस क्या करना होता है, एडवांस एंड। और हम ये लास्ट में लिख के बाहर हम आउटसाइड कॉलम में लिख देते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना दिया गया है, 16,200। ये आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड साफ साफ दिया गया है। और क्या दिया है, 1200 स्टिल। स्टिल का मतलब क्या होता है बताओ, अभी भी। स्टिल का मतलब क्या है, अभी भी। तो ये कहता है कि 1200 रुपए अभी भी एरियर है 2016-17 का सब्सक्रिप्शन के लिए, यानी कि 1200 रुपीज जो है स्टिल आउटस्टैंडिंग है 2016-17 का, यानी कि पिछले साल का। मैंने बोला ना आपको 2017-18 ये करंट ईयर है, 16-17 प्रीवियस ईयर है, और 18-19 क्या है, नेक्स्ट ईयर है। तो पिछले साल का ये आउटस्टैंडिंग अभी भी बचा हुआ है, यानी कि 1200 रुपए हमको पिछले साल का अभी भी नहीं मिला, समझ रहे हो। और इधर देखो मिला कितना है, मिला 1500 पिछले साल का। तो पिछले साल का 1500 आपको मिल गया, और 1200 पिछले साल का अभी तक आपको नहीं मिला। तो पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना रहा होगा, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना, 2700। कैसे, 1200 आपको अभी भी नहीं मिला, 1500 मिल गया, मतलब टोटल रहा कितना होगा, 2700, 2700, जिसमें से 1200 अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग है और 1500 आपको मिल गया। और ये जो 1800 है वो एडवांस एट द एंड होता है हमेशा अगले साल के लिए। तो एडवांस एट द एंड आपको साफ साफ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे चेक करो, एडवांस एट द एंड 1800। तो यहाँ से आप माइनस कर दो एडवांस एट द एंड 1800। तो सॉल्व कर लेते हैं।
तो इस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कर रहे हो, और ये वाला पॉइंट तो ज्यादा नंबर का होगा। अगर ये वाला पॉइंट आपका आता है तो सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट, इसमें इतनी सारी चीजें लिखी हैं तो वो ज्यादा नंबर का आता है पेपर में, ठीक है। चलो ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, स्पोर्ट मटेरियल शुरू में कितने का था? 3000 और एंड में कितने का था? 4500। सुनना अच्छे से समझ रहे, देखो यहाँ पे मेरे पास स्पोर्ट इक्विपमेंट साल के शुरू में कितने का था? 3000, और साल के एंड में कितने का है? 4500। इसका मतलब मैंने पूरे साल कुछ खरीदा होगा। भाई शुरू में कोई चीज 3000 की है, अगर मैं आपसे बोलूं शुरू में मेरे पास एक बाइक है और आप अगले साल मेरे पास आते हैं मेरे 2 बाइक है, तो आप क्या बोलोगे? अरे भाई तूने एक और बाइक नहीं खरीद ली, यानी शुरू में था एक और एंड में है 2, इसका मतलब तुमने खरीदा है। शुरू में था 2 और एंड में 1 है, तो क्या बोलोगे? अरे भाई तुमने बेच दी बाइक, तो यानी शुरू में 2 था और एंड में 1 है, तो यानी कि कम हो गया। शुरू में 1 है एंड में 2 है, यानी कि बढ़ गया, यानी परचेज। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर परचेज हुआ है, अगर परचेज हुआ है वाकई ही, तो पेमेंट साइड तो जरूर आया होगा। समझ रहे हो बात को? अगर कोई स्पोर्ट मटेरियल के वैल्यू चेंज हुई है, मतलब आपने खरीदा होगा या बेचा होगा, पेमेंट में मुझे पता पड़ जाएगा खरीदा है कि नहीं, और सेल में मतलब रिसीट में मुझे पता पड़ जाएगा कि सेल हुआ है कि नहीं। क्यों? रिसीट कब होगी? जब सेल होगा। पेमेंट कब होगी? जब हम खरीदेंगे। तो आप यहां पे चेक करो, कोई स्पोर्ट मटेरियल है, ये रहा ना, बिल्कुल कितने का है? 11500, यानी कि 11500 का स्पोर्ट मटेरियल मैंने खरीदा है। तो मैंने यूज कितना किया, तो यहां पे चेक करते हैं। टू स्पोर्ट मटेरियल, देखो मेरे पास शुरू में कितने का था? 3000 का था। फिर मैंने खरीदा कितने का? 11500 का, और अभी भी एंड में कितने का है? 4500। सुनना अच्छे से, अगर शुरू में मेरे पास 3000 का था और मैंने 11500 का और खरीद लिया, तो इस हिसाब से तो मेरे पास 14500 का होना चाहिए स्पोर्ट मटेरियल। पर है कितने का? कुल कितने का है बताओ? कुल है 4500 का। इसका मतलब मैंने 10000 का स्पोर्ट मटेरियल जो है वो आपका कंज्यूम कर लिया। इसको बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम। आप यहाँ ब्रैकेट में या वर्किंग नोट दिखा के शो कर सकते हो। बाकी फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है, तो आपको पता है खर्चा है, यहीं पे आएगा डेप्रिसिएशन। आप 11th में भी यहीं पे लिखते थे। टू डेप्रिसिएशन कितना है फर्नीचर पे? टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये कितना है? 10% है। तो हम देख लेते हैं ऊपर, ये रहा फर्नीचर। यार फर्नीचर तो मैंने अक्टूबर में खरीदा है। अगर मैंने अक्टूबर में फर्नीचर खरीदा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का ही तो मैं डेप लगाऊंगा, पूरे साल थोड़ी मैंने यूज किया है। तो 6 महीने का डेप लगेगा। तो 20000 का 10% और कितने महीने का? 6 महीने का। तो कितना बन जाएगा ये? 1000। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1000 रुपए का। सारे एडिशन पॉइंट मेरे यहाँ पे खत्म हो गए। ओके डन। अब हम करते हैं यहां से ट्रांसफर। डेबिट का आइटम क्रेडिट, क्रेडिट का आइटम डेबिट। तो एक करके लिखते हैं। डोनेशन बिलियर्ड टेबल। ध्यान रखना, आपने रेस मूवी देखी होगी, उसमें क्लास बॉल टेबल होती है जिसको पूल गेम बोलते हैं या बिलियर्ड्स टेबल बोलते हैं। बहुत बड़ी टेबल होती है, उसके अंदर गेंद रखी होती है, यानी कि अलग अलग कलर की बॉल रखी होती है। ठीक है, आप लोगों को जरूर पता होगा मुझसे बेहतर कि उसको स्ट्राइक करके हम लोग क्लास सर्कल में डालते हैं उसको। तो यही बिलियर्ड टेबल होता है जो रेस मूवी में गेम खेला गया है मोस्टली। तो वो बिलियर्ड टेबल हमारे लिए असेट है, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि कैपिटल नेचर का है। एंट्रेंस फी, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन जरूर रिकॉर्ड होगा, तो अपोजिट साइड लिख दो एंट्रेंस फी बाय एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी तब तक आप कैपिटल नहीं मानोगे जब तक कि आपको क्वेश्चन कहना दे। ठीक है, तो एंट्रेंस फी 1100 रुपए का है, जबकि जो ये ओल्ड मैगजीन है, तो ये जो मैगजीन को आपने बेचा हुआ है उसको, उससे कितना मिल गया? 450 रुपए। तो ये सारी आपकी हो गई कमाई। हम खर्चे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है खर्चे, क्या क्या है। सैलरी हमने लिखा नहीं है, लिख देते हैं। सैलरी कितने का? 31500 का। पोस्टेज 1250 का। देखो टू सैलरीज 31,500, टू सैलरीज 31,500, टू पोस्टेज खर्चा है ना, पोस्ट करने का, कहीं कुछ चीज भेजते हैं ना तो खर्चा आता है 1250। रेंट 9000 है। ठीक है, ये आ गया 1250। टू रेंट कितने का है? यहाँ पे 9000 का रेंट हो गया। और क्या क्या है? प्रिंटिंग स्टेशनरी 14,000। स्पोर्ट मत लेना, ये हो चुका है स्पोर्ट। ठीक है, प्रिंटिंग स्टेशनरी 14,000। टू प्रिंटिंग कितने का है? 14,000 का। स्पोर्ट हो चुका है तो स्पोर्ट को आपने ले लेना। ठीक है, प्रिंटिंग के बाद अगला क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंस 3100। टू मिसलेनियस एक्सपेंस 3100। ओके, मिसलेनियस एक्सपेंस 3100 हो गया। देखो फर्नीचर नहीं लेना, इन्वेस्टमेंट नहीं लेना, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर मैंने किया है तो मुझे इनकम भी तो मिलना चाहिए। यहां तो कहीं इनकम लिखा ही नहीं है। यार खुद सोचो, अगर मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट वाला पक्का 99% चांस है पेपर में आने का, बोर्ड के पेपर में और आपके यूटी वगैरह में या हाफ ईयरली प्री बोर्ड में। तो ये जो इन्वेस्टमेंट मैंने करी है अक्टूबर में 70,000 की, 10% इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे को रिटर्न आना चाहिए। मेरे को नहीं आया, रिसीट पेमेंट में नहीं आया। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस बेसिस पे बनता है? एक्रूअल बेसिस पे। तो इनकम तो हमें रिकॉर्ड करना ही करना है, लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। नहीं मिला तो क्या हो गया?
अक्रूअल इनकम क्या कहता है, अक्रूड इनकम क्या होता है भाई, नहीं मिला पर कमा तो लिया ना। तो इन्वेस्टमेंट कितने की है, 70,000 की, 70,000 की इन्वेस्टमेंट है। अक्टूबर में किया है तो 6 महीने का ब्याज तो मुझे मिलना चाहिए, अगर वो भले ही नहीं मिला लेकिन ये मेरी इनकम है 3500। ओके, और बस, और तो कुछ आएगा नहीं। हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं 75,000, 1100, 450 और 35। आप अपने लाइन बाय लाइन नंबर्स को लिखना सही से, ताकि आप यहीं पे जोड़ सको, आपको अलग से जोड़ने की जरूरत ना पड़े। तो ये 80050 आ गया, 80,050। अब अगर हम माइनस कर दें डेबिट साइड की सारी चीजें, तो 10 एक 11, ठीक है, 31,500 माइनस 11 और माइनस कर देंगे 1250, ठीक है, और ये -23 और -3100। तो यहाँ पे आपका 10,200 आपका आ जाएगा, ठीक है। टोटलिंग कर लेते हैं, ये आपका हो गया 10,000, ये आ गया 31,500, 1250, 9,000 और 14,000 और 3,100। ओके, चेक कर लेते हैं क्या क्या हमने लिखा है। 31,000, यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है वो किस नाम से आ रहा है, सरप्लस के नाम से, ठीक है, टू सरप्लस। स्पोर्ट मटेरियल का हमने लिख दिया ना, स्पोर्ट मटेरियल का यहाँ पे कितना 10,000 हो गया स्पोर्ट मटेरियल का, तो यहाँ पे सरप्लस आपका आंसर आ गया यहाँ पे 10,200। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों का जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, और टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका टॉपिक कंप्लीट है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे एक नया टॉपिक, और उसमें हम लोग सीखेंगे किस तरीके से फुल फ्लेज क्वेश्चन यानी कि बैलेंस शीट को बनाया जाता है। डन, यहाँ तक उम्मीद है समझ आया होगा। ऐसे क्लास क्वेश्चंस को और आप प्रैक्टिस कर लेना अपनी किताब से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और ध्यान रखना अकाउंट इको बीएसटी का पूरा प्लेलिस्ट जो है मैं आपको दे देता हूँ। बीएसटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, पूरा कोर्स कंप्लीट है। आप लाइन बाय लाइन डेली एक चैप्टर या डेली आधा आधा चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट भी डेली निपटाओगे तो नए सेशन के लिए आपका पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इसे लाइक जरूर कर देना क्लास, और सबके साथ शेयर कर दो। जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं उन सबसे बोल दे अकाउंट इको बीएसटी का सिलेबस यहाँ पे पूरा हो रहा है क्लास कोर्स, ठीक है, फ्री में।